स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल जियो साइंस के बढ़िया से क्वेश्चंस को, और इनको अच्छे से समझना है। और आपको एक बार रोक के टू वे कम्युनिकेशन पक्का करना है, कमेंट करते कि ये हमें आंसर आ रहा था, ये नहीं आ रहा था, ये इसका आंसर ये है। मैं तो आपको हर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा भी, लेकिन खुद का एक टू वे कम्युनिकेशन भी रखना है। चलो ठीक है, तो हमारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर आर टू स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है कि एल नीनो इज एसोसिएटेड विद वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर्स। अब हमें दो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, एल नीनो और ला नीनो। तो याद रखना, जब ला नीनो होता है तो मानसून बड़ा स्ट्रांग होता है, बारिश ज्यादा होती है, और एल नीनो जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे जो मानसून होता है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इक्वेटोरियल जो पैसिफिक वाटर है वहां पे क्या कंडीशन होगी, याद रखना, जब कूलिंग की कंडीशन होती है, ये हम एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म, पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरा का पूरा प्रोसेस भी देखते हैं। जब कोल्ड कंडीशन होती है तो ला नीनो होता है, जब वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर होता है तो एल नीनो होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना? क्या ये कंसेप्ट आपको आता है? कमेंट में बताना कि एल नीनो इज एसोसिएटेड विद वार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर, बिल्कुल ठीक है। और एल नीनो जनरली वीकन्स द इंडियन समर मानसून, बिल्कुल ठीक है। समर मानसून जो मानसून है ना, इंडिया का, वो कमजोर होएगा, कम बारिश होएगी, सीधी सीधी बात है। तो बहुत ही स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कोई दोराय नहीं है इसमें, कोई किंतु परंतु नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ENSO ये भी देख लेते हैं, कई बार पूछ ले क्या है, तो इसमें जग सुना सुना नहीं लगना चाहिए। एल नीनो इज naturally occurring climate pattern characterized by the abnormal warming of surface water in the central and eastern tropical Pacific Ocean. It is the warm phase of longer ocean atmospheric cycle called the El Nino Southern Oscillation, है ना, ENSO, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले मैं कोर्स की बात जो करूंगा वो लास्ट में करूंगा भाई, ठीक है, कि हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है इस जून सेशन के लिए भी, इन्वायरमेंट साइंस के। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, आपको कुछ रॉक्स दी हुई है, इग्नियस रॉक्स के साथ मैच करना है, सेडिमेंट्री रॉक के साथ और मेटामॉर्फिक रॉक के साथ। तो सबसे पहले अगर इग्नियस रॉक देखें तो सीधा सीधा आपको पता है इग्नियस रॉक इसमें ग्रेनाइट है, ये लो कर दिया जी मैच, ए का 3। तो दो ऑप्शंस है ना, पहला और दूसरा और तीसरा तो कट जाएगा। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की बात करता है तो आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है, सैंडस्टोन है, और मेटामॉर्फिक है, मार्बल है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं प्लीज, है ना, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन हम रॉक्स का पढ़ते हैं, कुछ याद करो पूरा का पूरा, और फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन ये क्या कहता है, सुनिए। विच टेक्टोनिक बाउंड्री इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, है ना, कौन सा टेक्टोनिक बाउंड्री है, एसोसिएटेड है किससे, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो याद करो, दिस इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री, है ना, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ये कुछ याद आया, तो दिस इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री, है ना। बहुत बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स बिकॉज, कारण, रीजन देखिए, दे वर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, और दैट्स व्हाई दिस इज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, सीधा का सीधा हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम कमेंट शेयर लाइक करते रहिए, कमेंट करोगे तो पता लगेगा कि वी आर इंटरैक्टिंग, टू वे कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन, पता है ना आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक, बिल्कुल ठीक बात है। जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो क्या, जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है उसी से तो बनेगी, इग्नियस की बात नहीं कर रहे, वो तो पहले बनती है, शुरुआत उन्हीं से होती है। ये कह रहा है मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, बिल्कुल ठीक बात है।
कारण क्या है, रीजन क्या है कि हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्टर द मिनरल कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ रॉक, और दैट्स वाई वो मेटामॉर्फिक होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो बेसिकली अल्टर हो जाता है जो मिनरल कंपोजिशन और टेक्सचर ऑफ रॉक। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस इसी तरह से साथ साथ कम्युनिकेट करते रहें तभी बात बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोस्ट्रोफिक विंड रिजल्ट्स फ्रॉम बैलेंस बिटवीन, या अलग अलग हम फोर्सेस पढ़ते हैं, कुछ याद रखिए, बहुत बढ़िया वाले फोर्सेस पढ़ते हैं। आपको पूछा है जियोस्ट्रोफिक विंड रिजल्ट फ्रॉम बैलेंस बिटवीन, किस किस का बैलेंस होता है, बढ़िया से आंसर करिए। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। और आप मुझे बताइए सबसे ज्यादा कोरियोलिस फोर्स कहाँ होता है, सबसे ज्यादा अगर इक्वेटर और पोल की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये बात बताइए। पक्का कमेंट करना है प्लीज, है ना। इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्मेक्टाइट रिच सॉइल एक्सिबिट हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, है ना। जो वेरी गुड, जो स्मेक्टाइट रिच सॉइल्स होती है उसमें कह रहा है कि हाई सीईसी होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हाई होती है, बिल्कुल ठीक है। क्या आप स्मेक्टाइट रिच सॉइल के बारे में जानते हैं कुछ? इसका आंसर तो ठीक है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है, और इसका रीजन क्या है, कह रहा है कि स्मेक्टाइट मिनरल पोजेस ए लार्ज स्पेसिफिक सरफेस एरिया एंड नेगेटिव चार्ज, उसमें ज्यादा होता है, दैट्स वाई सीईसी ज्यादा होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको अब इसमें गहराई में घुस जाना है क्वेश्चन के, आपको अब ये कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क है। आप बताइए कि स्मेक्टाइट रिच सॉइल का मतलब क्या है, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, प्लीज ये भी मुझे बताना है आप लोगों को, ठीक है। नहीं, आपको मुझे बताना है, बिल्कुल, हाँ। मैं तो ये बातें बता ही रहा हूँ, कुछ तो आप भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड मैनी टाइम ड्यूरिंग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड मैनी टाइम्स ड्यूरिंग हिस्ट्री में, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। ये स्टेटमेंट दूसरा पढ़िए, क्या कह रहा है कि द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय मूवमेंट इन द लिक्विड आउटर कोर। जब हम अर्थ की बात करते हैं, है ना, सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल और कोर, फिर कोर को आउटर और इनर कोर की बात करते हैं, तो ये कह रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है किसके द्वारा, जो मूवमेंट इन लिक्विड आउटर कोर। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनको बहुत डिटेल में दिमाग में लेके आना है। अब तो सीधा सीधा लग रहा है कि आंसर कर दिया हमने दोनों ठीक। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखिए, जियो मैग्नेटिक रिवर्सल की बात करें, रिवर्स जो हुआ है, our geological theory the earth's magnetic north and south poles have swept place hundreds of times, है ना। तो थ्योरी में ये रिवर्स हुए हैं। एविडेंस क्या है, दिस इज रिकॉर्डेड इन द रॉक रिकॉर्ड, है ना, स्पेशली थ्रू द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मिनरल इन कूलिंग वॉल्केनिक लावा एंड सी फ्लोर बेसाल्ट, है ना। ओवर द लास्ट 83 मिलियन ईयर्स the orientation has reversed an average of every 10,000 1 lakh to several hundred thousands of years, है ना। और आपको पता है जियोग्राफी में ये ईयर्स कुछ भी नहीं माने जाते हैं। और जियो डायनेमो, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय कन्वेक्टिव मूवमेंट विद इन इट्स फ्लूइड आयरन एंड निकल रिच लिक्विड आउटर कोर। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक था। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ला नीना। अब देखो, पहले हमने क्वेश्चन एल नीनो से किया था, अब ला नीना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देखना अब की बार आपको कोई ना कोई पक्का एल नीनो ला नीनो से क्वेश्चन मिलने वाला है, क्योंकि इसका करंट में भी बहुत जिक्र हो रहा है। तो अगर ला नीना है तो आपको पता है मॉनसून बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बारिश ज्यादा होगी। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन पूछा था उससे अलग कंडीशन, यानी कि यहाँ कोल्ड वाली बात हो जाएगी, वहां वार्म की बात हुई थी। तो देखिए, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनयूजुअल कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट आपको आता है ना बढ़िया से, है ना, बहुत अच्छे से हमने थ्योरी में इसकी बात की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पे तीन बात की गई है, माउंटेन्स की बात की गई है, एंडीज, रॉकी और एल्पस। आपको पूछा है विच ऑफ द अबव आर एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। नीचे में ये तो वो सॉरी ऊपर जो तीन दिए हुए हैं इसमें आपको पूछा है फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स तीनों के तीनों फोल्ड माउंटेन्स है, बिल्कुल 1 2 और 3। राइट ऑप्शन विल बी द डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब आप ये आपको पता होना चाहिए कि फोल्ड माउंटेन्स होता क्या है ना।
अब आप सीधा ऐसे आंसर रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है, तभी बात बनेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब सुंदर नॉट सुंदर ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि केमिकल वेदरिंग इज मोर इफेक्टिव इन ह्यूमिड क्लाइमेट। केमिकल वेदरिंग जो होती है, ये कह रहा है कि ज्यादा इफेक्टिव होती है ह्यूमिड क्लाइमेट्स में। आपको पता है होगी ही, क्योंकि वहां पे बहुत रिएक्शन के लिए सुटेबल कंडीशन मिल जाएगी ह्यूमिड क्लाइमेट में, तो ये मैं इसको बिल्कुल ठीक करूंगा। सेकंड कह रहा है जो मैकेनिकल वेदरिंग होता है, जो यानी कि फिजिकल जो वेदरिंग होगी, डोमिनेट्स करेगा कोल्ड में और एरिड रीजन में। ये भी बिल्कुल बात है। जैसे देखिए, कोल्ड रीजन में क्या होगा, मान लो बारिश का पानी गया हुआ था, वो कोल्ड में क्या है, आइस हो जाएगी, है ना। आइस होने की वजह से क्या होगा, वो जम जाएगी तो एक्सपेंड करेगा, एक फ्रैक्चर होगा, है ना, वेदरिंग होगी। और एरिड रीजन है जो टेम्परेचर का रोल होगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत शांति से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल जनरली हैव हाई कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। यहाँ पे सोइल दिया हुआ है ना, मॉन्ट मोरिलोनिटिक सॉइल्स है, ऑर्गेनिक सॉइल्स है और सैंडी सॉइल्स है। आपको पूछा है कि इसका जनरली हाई कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, तो मैं सीधा का सीधा क्या करूंगा, सीधा का सीधा मैं सैंडी सोइल को हटा दूंगा, और राइट ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत सही। कमेंट करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, तभी बात बनेगी। आगे क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव अबंडेंस इन द होल अर्थ। हम कई बार बात करते हैं ना, जैसे अब अर्थ की बात करते हैं, एक ये होल अर्थ की बात हो गई, यानी कि जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर सब शामिल कर लिया। एक आपको सिर्फ क्रस्ट का भी पूछते हैं कि क्रस्ट पे कौन सा सबसे ज्यादा एलिमेंट है। अगर क्रस्ट का पूछे तो क्या आंसर होगा, आप मुझे ये बताइए, क्रस्ट पे सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है। मैं होल अर्थ पे बता देता हूँ, क्योंकि होल अर्थ का क्वेश्चन है। देखो, होल अर्थ में आयरन सबसे ज्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड नंबर पे सिलिकॉन, बिल्कुल ठीक बात है। मैग्नीशियम फोर्थ नंबर पे, ये भी ठीक है। निकल पांच नंबर पे, ये भी ठीक है। यानी कि ये तो पूरा ही सीक्वेंस ही है, ए बी सी डी ई। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। ए बी सी डी ई विल बी द राइट ऑप्शन। और लेकिन आपको मुझे क्रस्ट में बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा है। अगर आपको केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं तो याद आया ना, सियाल की बात करते हैं, सीमा की बात करते हैं और निफे की बात करते हैं। कुछ याद करो ये सारी बातें और कनेक्ट करो, जब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये चीज थी, है ना। सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकल और आयरन। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? अरे कुछ तो बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, कुछ याद आ रहा है क्या, तुम्हें याद है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपसे पूछा है कि which of the following biogeochemical cycle can be most apply called both sedimentary and gaseous। दोनों में कौन सा हो सकता है, सेडिमेंट्री और गैसियस? बताओ, इसका आंसर करो भाई फटाफट, कौन सा हो सकता है? जो ये रिसेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल कैन बी मोस्ट अप्लाई कोल्ड बोथ सेडिमेंट्री एंड गैसियस, दैट इज सल्फर साइकिल। जो सेडिमेंट्स में भी और गैसियस में भी होता है, आपने याद करो, एसिड रेन भी होती है और ये सेडिमेंट्स में भी होता है। तो सल्फर साइकिल विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा, सल्फर साइकिल, नॉट फॉस्फोरस, याद रखना। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। द सल्फर साइकिल इज प्राइमरली कंसिडर्ड ए सेडिमेंट्री साइकिल with its main reservoir in rocks and sediments within the earth's crust। ठीक है, however it includes a crucial gaseous component as sulfur is released into the atmosphere as hydrogen sulfide and sulfur dioxide through volcanic eruption, the burning of fossil fuel and decomposition। These compound return to the earth as weak sulfuric acid and rain water। तो दोनों जगह हो गया ना, है ना। मेन रिजर्वायर इन रॉक्स भी हो गया और एज ए गैसियस भी हो गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या गया, सल्फर साइकिल। क्या बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म, कुछ तो बताओ ना, कमेंट करो, बात करो, तभी तो बात बनेगी।
ऐसे सुनते जा रहे हो, कोई नहीं सर आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएँगे। हमें परवाह नहीं है कौन क्या कह रहा है, बस हमें परवाह है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे की भी परवाह करनी चाहिए। जब आपको बार-बार कहते हैं तो जितने बैठे हो कमेंट करो, बात करो, बताओ सारी बातें ठीक है क्या, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई टॉपिक में डाउट है क्या, डिस्कस करोगे तभी तो बात बनेगी। चलो असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एटेन्युएशन ऑफ एनायनिक स्पीसीज इन सॉइल इज लेस देन दैट ऑफ कैटायनिक स्पीसीज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एटेन्युएशन, आपको पहले तो एटेन्युएशन पता होना चाहिए क्या है। इस ये जो टर्म है ये बेसिकली जब हम आईसीटी पढ़ते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी आती है। एटेन्युएशन ऑफ एनायनिक स्पीसीज इन सॉइल इज लेस देन दैट ऑफ कैटायनिक स्पीसीज। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा भी। और रीजन कह रहा है कि सोइल सरफेस लैक एनायनिक एक्शन साइट्स। नहीं नहीं, ये लैक नहीं होती। सोइल सरफेसेज में जो एनायन एक्शन साइट्स है वो तो ज्यादा होती है, तो ये गलत हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑप्शन विल बी द थर्ड, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब एटीन्यूएशन के कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ये कहना क्या चाहता है। देखो, एटीन्यूएशन रेफर टू द रिडक्शन इन मोबिलिटी। एटेन्यूएशन क्या है, चीज की चीज में कम आना, रिडक्शन। जैसे आईसीटी में हम रेंज की बात करते हैं कि एटेन्यूएशन हो गया, तो वैसे ही एटेन्यूएशन रेफर टू द रिडक्शन इन मोबिलिटी, concentration और मूवमेंट ऑफ केमिकल स्पीसीज एज दे पास थ्रू द सॉइल। ठीक है, एटेन्यूएशन क्या है, रेफर टू द रिडक्शन इन मोबिलिटी, यानी कि जो मूवमेंट है उसमें रिडक्शन आना, कंसंट्रेशन में रिडक्शन आना, केमिकल स्पीसीज का मूवमेंट है वो कम होना, है ना, दैट विल बी द एटेन्यूएशन। Most soil components like such as clay, mineral and organic matter carry a predominant net negative surface charge। अब यहाँ पे देखिए, because opposite attract cation species like positively charged ion like calcium ion है, magnesium ion है, potassium है, bind strongly to these negative sites and highly retain attenuate। यानी कि जो पॉजिटिव होगा, जिसपे कैटाइंस होंगे, वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन को और वो बंध जाएंगे, यूं मानिए ऐसे, है ना, चिपक गए तो जो एटेन्यूएशन हो जाएगा क्योंकि वो रिटेन हो जाएंगे ना। और अगर इसको उल्टा करें, एनायनिक स्पीशीज जो नेगेटिवली चार्ज आयन है लाइक नाइट्रेट है और क्लोराइड है, आर इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज आपको पता है रिपल्शन होगा सॉइल पार्टिकल्स में, या सेम का तो वैसे ही रिपल्शन होता है चार्ज का। दिस मेक देम हाईली मोबाइल एंड सब्जेक्ट टू रैपिड लीचिंग। अगर जो नेगेटिव आयंस होंगे वो रिपेल करेंगे, रिपेल करने के बाद से क्या होगा, वो हाईली मूवमेंट उनका अच्छा होगा, यानी कि वो एटेन्यूएशन कम होगा बजाय कैटाइंस के, मीनिंग देयर एटेन्यूएशन इज सिग्निफिकेंटली लेस देन दैट ऑफ कैटाइंस। और यही कह रहा है, देखिए, एटेन्यूएशन ऑफ एनायनिक स्पीसीज इन सोइल इज लेस देन ऑफ कैटाइन स्पीसीज, क्योंकि जो एनायनिक स्पीसीज है उसमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से वो दूर दूर जाएंगे, तो उसका एटेन्यूएशन यानी कि रिडक्शन नहीं होगा। सही बात है, कंपैरेटिवली कैटाइंस के। और सोइल सरफेस ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है गलत है, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग लेयर्स दैट मेक अप ए टिपिकल ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट की बात कर रहा है, टॉप टू बॉटम कैसे कैसे होगा, ओशियनिक क्रस्ट की बात कर रहा है टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले अगर हम टॉप पे बात करते हैं, तो टॉप पे क्या होगा, टॉप पे होगा डीप सी सेडिमेंट्स होंगे सबसे पहले, तो सी सबसे पहले आएगा। तो सी सबसे पहले, देखो कई सारे क्वेश्चंस सॉरी ऑप्शंस में है, अब बी से हो जाना चाहिए क्लियर, देखते हैं, है ना, यानी कि जो बेसाल्टिक पिलो लावा है वो जस्ट उसके ऊपर होगा, ये ठीक है। सी के बाद बी, सी के बाद बी सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में है, ये देखिए, तो राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद क्या है, सीटेड डाई कॉम्प्लेक्स हो गया, और सबसे ऊपर गैप्रो हो गया, सबसे नीचे गैप्रो हो गया, है ना, रोक, तो ये हो गया, राइट ऑप्शन थर्ड है। मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझना है। देखो, डीप सी सेडिमेंट, दिस इज अपर मोस्ट लेयर। अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, डीप सी सेडिमेंट, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ लूज पार्टिकल, द रिमेन्स ऑफ मेरीन ऑर्गेनिज्म एंड मटेरियल इरोडेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंट दैट एक्यूमुलेट्स ऑन द ओशियन फ्लोर ओवर टाइम। ठीक है, ये डीप सी सेडिमेंट्स हो गया। अगर बात करें बेसाल्टिक पिलो लावा, below the sediment lie a layer of basalt formed when magma
extrudes onto the sea floor and cools rapidly in the cold sea water forming characteristic pillow shapes, ठीक है। उसके बाद है seated dike, अब अंदर जा रहे हैं हम, ध्यान रखना। complex, this layer is made of vertical parallel institution of basaltic rock यानी कि dike that acted as the feeders for the pillow lava above, और उसके सबसे नीचे गैब्रो, the lower most layer of the earth crust consists of coarse grained gabbro which has the same chemical composition as basalt but cooled slowly deep beneath to the surface allowing large crystal to form। ये बड़ा अच्छी चीजें हैं, ये जो ये लार्ज क्रिस्टल फॉर्म है, स्लोली कूल हो रहा है, यहाँ से भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ याद करो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कमेंट करके बताते रहो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वो कौन सा क्वेश्चन है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ये इमेज देखो, सेडिमेंट्स है, पिलोलावा हो गया, सिटेडाइक हो गया, उसके बाद मैसिव गैब्रो आ गया, ठीक है ना, ये याद रखना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन था, है ना, समझ में आई होगी बात। और प्लीज आप है ना बोलोगे नहीं तो सर बार बार मत बोलो, हम अपने आप बोल देंगे, आप बार बार परेशान मत करो, ठीक है, बस आप पढ़ा दो, है ना। चलो भाई, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट आपको भी थोड़ा थोड़ा बात करते रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है, ये आपको कुछ स्टेज ऑफ विल्सन साइकिल का दिया हुआ है, जैसे एम्ब्रियोनिक दिया हुआ है, जुवेनाइल दिया हुआ है, मैच्योर और डिक्लाइनिंग, जैसे हमारे जीवन में होता है ना वैसे का वैसा ये है बेसिकली। और यहाँ पे कौन सा स्टेज का कौन सा एग्जाम्पल है आपसे ये पूछा गया है। तो एम्ब्रियोनिक का कौन सा एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल एम्ब्रियोनिक, बहुत ही शुरुआती अवस्था में, जैसे एम्ब्रियो होता है ना वैसे शुरुआती अवस्था में, इसमें कौन है, इसमें ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, इसमें एम्ब्रियोनिक में ये आएगा थर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो ए का 3 है वो दो दो ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन तो कट जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड भी काम में लिया करो भाई, ठीक है। अब उसके बाद बी देखें, जुवेनाइल की बात करें तो जुवेनाइल क्या है इसमें, ये देखिए, जो रेड सी है बेसिकली, रेड सी क्या होगा, जुवेनाइल होगा, रेड सी, तो बी का 1 हो गया। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, देखिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ए का 3 बी का 1। और सी यानी कि मैच्योर, मैच्योर है अटलांटिक ओशियन यानी कि सी का 4 हो गया, और डिक्लाइनिंग में पैसिफिक ओशियन हो गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं कि बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, और अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। चलो देखिए, द स्टेज ऑफ द विल्सन साइकिल एंड देयर कोरस्पेंडिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल एज फॉलो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल है ये, है ना, मैं कह रहा था अपने जीवन से, जैसे एम्ब्रियोनिक यानी कि इनिशियल रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, हमने मैच किया इसमें ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है। जुवेनाइल के यानी कि नैरो सी फ्लोर एंड एक्टिव सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि रेड सी। उसके बाद मैच्योर यानी कि वाइड ओशियन बेसिन विद ए मिड ओशियन रीज, हो सकता है ये भी आपसे मैच करवाए कि एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है, जुवेनाइल नैरो सी फॉर्म्स एंड एक्टिव सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये भी पूछा जा सकता है। और वाइड ओशियन बेसिन विद ए मिड ओशियन रीज यानी कि मैच्योर है, अटलांटिक ओशियन है। और डिक्लाइन मतलब ओशियन बेसिन श्रिंक ड्यू टू सबडक्शन जोन्स फॉर्मिंग, है ना, लाइक पैसिफिक ओशियन। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे क्या, सच्ची सच्ची बता दो, ये सारी बातें याद रखोगे क्या। हाँ सर रखेंगे। बहुत बढ़िया, रखनी पड़ेगी, एग्जाम क्लियर करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज मैक्सिमम सीईसी, ये क्वेश्चन बहुत आता है बेसिस यूनिट से, है ना। सीईसी किस में मैक्सिमम है, जो क्ले मिनरल्स है इसमें किस में सबसे ज्यादा है। वैसे देखो ये ना चारों के चारों हायरार्किकल ऑर्डर में भी लगाने आ जाते हैं, तो आपको ये ऑर्डर भी बता देना प्लीज। सर बहुत होमवर्क दे रहे हो, अरे प्लीज रिवीजन का टाइम है, चीजें रिवाइज भी करनी होती है, तो ये आपको कुछ होमवर्क देना है। अगर इसकी बात करें मैक्सिमम किसका है, तो इसका है वर्मिकुलाइट का, मैक्सिमम की बात करें इसमें तो वर्मिकुलाइट इज द मैक्सिमम, राइट ऑप्शन फोर्थ है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा हो अगर पीवाईक्यूज में हर बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं ही थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं ही इसको हायरार्की ऑर्डर में लगा देता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। वर्मिकुलाइट की बात करें, जनरली हैज हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अमंग द क्ले मिनरल लिस्टेड विद रेंज ऑफ 100 टू 150, है ना, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, सबसे ज्यादा वर्मिकुलाइट का ही है, ठीक है। उसके बाद मोंटमोरिनलाइट है जिसका कितना है, सीईसी है, वो रेंज होता है 70 टू 130, है ना, ये रेंज होता है। अगर उसके बात करें तो इलाइट है, उसका जो बेसिकली सीईसी का जो रेंज है वो कितना है, 20 टू 40 है। और अगर केलोनाइट है, इसका जो है ये लोवेस्ट है अमंग दीज, है ना, इसका 3 टू 5 है।
तो ये देखिए आप सीक्वेंस में लगा लीजिए, हायरार्किकल ऑर्डर भी आपसे पूछ लेते हैं, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है, ये बातें ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली बात तो ये सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, विच आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अरेंज द फॉलोइंग मेटाफॉर्मिक मॉर्फिक रॉक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, यानी कि ग्रेड कैसे इंक्रीज हुई, इस ग्रेड का क्या मतलब है, क्या इस बात को समझे हैं? पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम अरेंज कर देते हैं, फिर हम इंक्रीजिंग बताना है ना। तो इंक्रीजिंग में सबसे ज्यादा की अगर बात करें ना, इंक्रीजिंग में तो लास्ट में तो जेनेसिस इस आएगा इसमें, ठीक है। और डी दो में है लास्ट में, सबसे पहले इसमें स्लेट आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें सी सबसे पहले और डी सबसे लास्ट। थर्ड ऑप्शन हो गया, अभी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। ये है, यानी कि स्लेट है, उसके बाद आएगा फाइलाइट आएगा, फिर आएगा सिस्ट आएगा, ये आएगा, और जेनेसिस आएगा, ये आएगा, यानी कि राइट ऑप्शन थर्ड है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अभी। अब आपको ये समझना है कि ये पूछ क्या रहा है। वैसे आपने मेटामॉर्फिक का रॉक्स ऑर्डर तो लगा दिया, वो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म का मतलब समझ लो थोड़ा। देखो, द फुल सीक्वेंस फ्रॉम ओरिजिनल पेरेंट रॉक शेल ए सेडिमेंट्री रॉक इज, देखो पेरेंट रॉक ये शेल थी ये, है ना, और इसका ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले है स्लेट, ये सबसे लो ग्रेड है, यानी कि यहाँ पे वेरी फाइन ग्रेन विद डल लस्टर एंड एक्सीलेंट क्लीवेज। और अगर फाइलाइट की बात करें, यानी कि लोअर इंटरमीडिएट ग्रेड, फाइन ग्रेन बट विद ए करेक्टरिस्टिक सिल्क और ग्लॉसी शीन, यानी फाइलिटिक क्लस्टर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ टीनी माइका क्रिस्टल। उसके बाद अगर बात करें सिस्ट, मीडियम ग्रेड है, मीडियम टू कोर्स ग्रेन विद विजिबल मिनरल क्रिस्टल लाइक माइका गार्नेट, है ना, दैट डिफाइन ए फोलिएशन कार्ड सिस्टोसिटी, है ना। और फिर है जेनेसिस, यानी कि हाई ग्रेड कोर्स ग्रेन एंड characterized by banded texture with alternating layers of light colored and dark colored minerals, यानी कि यहाँ पे जो ग्रेन है उसकी बात है, यहाँ पे फाइन ग्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए फाइन है, उसके बाद मीडियम टू कोर्स है, यहाँ पे कोर्स ग्रेन है। तो ये जो ग्रेड बढ़ती जा रही है, वो ग्रेन जो फाइन से कोर्स होते जा रहे हैं वहां पे ग्रेड है, ये ग्रेड ध्यान रखना है। जो पार्टिकल जो साइज है ना, देखिए वेरी फाइन है, उसके बाद फाइन है ना, वेरी फाइन से फाइन आए, फिर मीडियम टू कोर्स आए, फिर कोर्स ग्रेड आ गए। तो ये ध्यान रखना, ये बेसिकली ये ग्रेड ये कह रहा है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आगे बात चलते हैं, क्या बोलते हैं भाई। आगे है द मेजर एडवांटेज ऑफ ओटीईसी, यानी कि जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है, इसका मेजर एडवांटेज क्या है। तो मुझे आप एक बात और बता दीजिए, एडवांटेज तो मैं बता देता हूँ इसका क्या है। एक तो इसकी स्टेडी पावर है विदाउट फ्लक्चुएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेग्रीज ऑफ वेदर, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये इसका एक मेजर एडवांटेज तो ये है। और एक इसका मेजर एडवांटेज क्या है, बेसिकली क्रिएशन ऑफ सम यूजफुल बाय प्रोडक्ट सच एज डिसैलिनेटेड वाटर, ये भी इसका एक है, बिल्कुल है। तो बी और डी विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब हम ओटीईसी की बात करते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कि ओशियन की जो थर्मल एनर्जी है उसको ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उसको यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपको पता है ओशियन का अपर लेयर है ना, जो अपर सरफेस वाटर है वो वार्म होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये कोल्ड वाटर होगा, और उसके टेम्परेचर डिफरेंस को हम यूज करते हैं। तो ये सही से एफिशिएंटली यूज करने के लिए आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये बता दीजिए, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन समझ गए, मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपर लेयर है ना, सरफेस है वो वार्म वाटर है, और नीचे आओगे तो कोल्ड वाटर है क्योंकि डेंस ज्यादा है। तो हम इन दोनों के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको ही यूज करते हैं ओटीईसी में, यानी कि ओशियल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन में। तो ये जो बीच का डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर, वो कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना, एफिशिएंटली वर्क करने के लिए। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट में प्लीज पक्का बताइए। और ये सेशन किस तरह से आपको लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है ना। कमेंट मैक्सिमम करेंगे तो हमें भी कॉन्फिडेंस और एथिकल वैल्यूज भी बनती है हम सबकी। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे सबको एक मोटिवेशन मिलता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, आपके भी डाउट्स क्लियर होते हैं। इसको थोड़ा मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन टेम्परेचर आपको ही कमेंट बॉक्स में बताना है।
पहला आपने इसलिए ठीक किया कि स्टेडी पावर विदाउट फ्लक्चुएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेगरीज ऑफ वेदर, OTEC provides continuous 24/7 base load power because the ocean's temperature gradient in tropical region remain relatively constant day and night, है ना, year round, unlike intermittent source like solar and wind energy। वो तो इंटरमिटेंट है ना, कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन OTEC में ऐसा कुछ नहीं है, लंबे टाइम तक वो बना रहता है ना। तो एक तो ये, दूसरा creation of some useful byproducts such as desalinated water, open cycle and hybrid OTEC system can produce desalinated यानी कि fresh water as a valuable byproduct which is significant advantage for water scarce island communities के लिए बहुत अच्छा है। The cold nutrient is deep sea water can also be used for aquaculture and air conditioning। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ध्यान रखना है सारी बातों का। ठीक है सर, आप हर क्वेश्चन में कह देते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में कहते हो बात करनी चाहिए, आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों प्रेशर देते हो? बेसिकली मैं इसलिए देता हूँ कि आप सो ना जाओ, आप कंसंट्रेट रहो, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि ये टीचिंग एक टू वे भी होता है ना, कि आप कुछ से आपसे मैं सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। आप अगर एक्टिव लर्नर नहीं बनोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये लेक्चर मेथड है बेसिकली, है ना, और पैसिव लर्नर बहुत हो जाते हैं इसमें, थोड़ा सा देखेंगे फिर चले जाएंगे, फिर थोड़ा सा देखेंगे फिर चला जाएंगे, अरे सर इंटरेस्ट नहीं आया, अरे तो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है कि ये कमेंट करो, ये करो। उससे परेशान नहीं होना, उसको पॉजिटिव लेना है कि अच्छा यार मुझे जगा रहे हो, मुझे कुछ करना है, क्योंकि पेपर आपको देना है, मुझे नहीं देना है बेसिकली ना, है ना। मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब आपको इसको रिटेन करके भी रखना है। और अच्छा टीचर, अच्छी टीचिंग, अच्छा एजुकेटर, मुझे वो ही लगता है जो इन्फॉर्मेशन शेयर तो कर दी, बाद में आपको रिटेन करने के लिए भी सिखाए कि आप रिटेन करिए चीजों को। ऐसे नहीं कि ओवरलोडेड इन्फॉर्मेशन दे दी, उसको रिटेन ही नहीं कर पाए, तो क्या मतलब हुआ? ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है उसको रिटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो रिटेन किया है उसी को तो हम अप्लाई कर पाएंगे, जो आपको याद है उसी को तो अप्लाई करोगे। अब हजारों क्वेश्चन करके जाते हैं बच्चे, है ना, ऑप्शन देख गया, ऑप्शन पे टिक कर गया, ये इसका, किसी को बोलेंगे अरे मैंने इस पेपर वन के इतने क्वेश्चन कर लिए, पेपर टू के इतने क्वेश्चन कर लिए, मेरे सिलेक्शन नहीं हो रहा। भाई सिलेक्शन कैसे होगा? आपने क्वेश्चंस को टिक किया है, आपने उसको मनन नहीं किया, आत्मचिंतन नहीं किया, सेल्फ रियलाइजेशन क्वेश्चन के साथ नहीं किया। ये भी एक तपस्या है, पढ़ाई भी है बहुत अच्छी वाली, है ना। इसको भी मतलब इसको एकदम जीना पड़ता है। मैं क्वेश्चंस को जीता हूँ रियल में, पहले देखता हूँ कि इसमें क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए, कितना रिटेन करवाना है। तो आप भी कोशिश करिए कि उसको रिटेन कर पाए, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहते हुए काम करिए प्लीज, और बढ़िया से बताइए कि लेक्चर कैसा लगा। अगर आप इस जून सेशन के लिए भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पेपर वन का क्रैश कोर्स चल रहा है, पेपर टू का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पता है अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और आपको एग्जाम्स के लिए सारी की सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है, किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है ना। टेंशन का काम है एक दूसरे को दे देना, है ना। अच्छा सर, हम ना ही किसी को देंगे ना हम टेंशन लेंगे, तो और भी अच्छी बात है। तो बी हैप्पी, और बताना कि कैसा लगा और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये कम्युनिकेट करके बताया करो कि मुझे इसके क्वेश्चन करने हैं, मुझे ये अच्छा लगा इसमें, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये समझा दीजिए, है ना। क्योंकि अगर इस तरह का रिलेशन हमारा होगा, एक दूसरे से बात करेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।